क्या पढ़ेंगे? सार्वजनिक वित्त पब्लिक फाइनेंस। मार्क्स भेजिएगा। ठीक है, चलो टॉपिक पे आते हैं। बंद करो पहले का सब टॉपिक। ठीक है, बंद कर। पब्लिक फंड से क्या समझते हैं? पब्लिक के द्वारा जो फंड लाया जाता है, पब्लिक फंड मतलब वो फंड पब्लिक के लिए जो पब्लिक के लिए या पब्लिक को देना या पब्लिक से लेना। पब्लिक के द्वारा जो फंड आया उसको बोलते हैं पब्लिक फंड। ठीक है, इसके बारे में यदि हम चर्चा करें तो सबसे पहले ये देखेंगे पब्लिक का फंड कितना आता है कितना जाता है। मतलब सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय। ठीक है, एक साइड डाल देते हैं। सार्वजनिक आय, दूसरा सार्वजनिक व्यय। ठीक है, कितना आता है कितना जाता है। सार्वजनिक आय में जो मेन पार्ट्स हैं वो है पहला राजस्व आय। राजस्व आय मतलब रेवेन्यू कर, रेवेन्यू टैक्स। और दूसरा है कैपिटल टैक्स, पूंजीगत टैक्स। ठीक है, राजस्व आय पूंजीगत आय का क्या समझते हैं? कोई आइडिया? राजस्व जो होता है जमीन राजस्व आय वो होता है जो आय बार बार आता है। पूंजीगत से वो तो जो एक ही बार आता है। राजस्व आय कहने का मतलब हुआ कि जैसे अंडा राजस्व आय होगा, पूंजीगत आय होगा। अंडा जो मुर्गी बार बार अंडा देगी तो होगा राजस्व आय। मुर्गी क्या होगा? पूंजीगत आय, जो बार बार होता है। ब्याज बार बार आएगा। पूंजी यदि वापस कर दिया एक बार आएगा। ठीक है, तो जो कर बार बार आए, बार बार आएगा, रिकरिंग क्या बोलते हैं? रिपीट रिकरिंग, रिपीटेड क्या होता है? रिकरिंग ना, अगेन एंड अगेन। रिकरिंग मतलब जो बार बार आता है। ठीक है, और ये होता है वन टाइम। ठीक है, अभी ये जो आय है और ये आय, दोनों आय में इसके जो टाइप्स हो जाएंगे, इसके भी दो टाइप। कर राजस्व आय, मतलब जो कि टैक्स से आता है राजस्व, उसको कर आय बोलते हैं। जो टैक्स से नहीं आता उसको क्या बोलेंगे? गैर कर राजस्व आय। ठीक है, मतलब टैक्स रेवेन्यू इनकम और नॉन टैक्स रेवेन्यू इनकम। ठीक है, इसमें जो होगा आय टैक्सिंग सिस्टम में तुम देखा होगा दो तरह का टैक्स हम लोग लेते हैं, मतलब पढ़ते हैं। एक होगा प्रत्यक्ष, एक होगा अप्रत्यक्ष। इसमें भी दो टाइप का हो जाएगा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ये गैर राजस्व कर जो है ये वो कर है जिसमें टैक्स नहीं लगता, मतलब टैक्स के बगैर, टैक्स के अलावे जो हमारे पास पैसा आता है उसको बोलते हैं। जैसे टैक्स की जगह कुछ और चीज इसने पैसा वापस कर दिया, कोई जैसे इसको हम बोल सकते हैं टैक्स के अलावे और जो चीज आता है, आय आने वाला है, किसी को हम पैसा दिए, वो पैसा हमें वापस कर दिया, फिर वो टैक्स हमें नहीं देगा ना। उस टाइप का जो पैसा होगा इसमें आएगा। प्रत्यक्ष के और अप्रत्यक्ष दर किसकी कौन कौन है वो बाद में पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा कैपिटल का देख लेते हैं। इसको मिटा दे, इसको इधर कर दे, उसके बगल में देखो। ये भी दो टाइप का है। ठीक है, पूंजीगत कर मतलब कर्ज के द्वारा
कर्ज आय, गैर कर्ज आय। ये दो टाइप का है। एक हो सकता है घरेलू, एक हो सकता है विदेशी, जिस पर कर्ज वो पैसा जो हमें आता है कहीं से, आय होता है जहाँ से हम कर्ज लेते हैं। दो टाइप का, घर से भी लेते हैं, घर वालों से भी कर्ज लेते हैं, बाहर वालों से लेते हैं। अब घर वाले से कर्ज कैसे लेते हैं? उसकी जगह हम क्या करते हैं, आरबीआई के थ्रू जो हम गवर्नमेंट क्या करते हैं, जीएस बेचते हैं। जीएस मतलब गवर्नमेंट सेक्रेटरी। 100 रुपीज का ही है, 94 में बेच दिए, वो पैसा भी है, वो भी आय हुआ बट कर हुआ, लेकिन आय हुआ। ठीक है। विदेशी स्रोत क्या हो गया, जैसे हमें लोन देती है विदेश, विश्व बैंक, एनडीबी, एडीबी, आईएमएफ, वो सबसे जो पैसा आता है वो बनाता है विदेशी कर्ज। ठीक है। गैर कर्ज आय बोल सकते हैं कि किसी ने किसी ने पैसा दिया है किसी को, वो पूरा का पूरा पैसा वापस कर दिया, पूरा पैसा रिटर्न कर दिया। ठीक है। इस पर टैक्स का कोई चांसेस नहीं लगता है। अब वो आएगा, एक बार आ गया तो आ गया पैसा, वो आ जाएगा गैर कर्ज आय। इसमें आय का कोई चांस नहीं, मतलब बिना कर्जा वाला। ये कर्जा नहीं, हम किसी को पैसा दिए हैं, पैसा वापस कर दिया तो मेरा कर्जा नहीं हुआ, वो कर्ज वापस आ जाए तो गैर कर्ज आय में आएगा। ठीक है। अभी इतना करने के बाद करेंगे हम ये और ये, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इसको मिटा दो, सार्वजनिक व्यय बाद में पढ़ते हैं। ठीक है। इसका फोटो खींचना है क्या? और कर बंद है, फिर वहाँ से चालू कर। क्या दो वीडियो में नहीं देखते अभी जो कुछ फैक्ट है वो देख लेते हैं, वो क्या क्या है। हाँ रुक मदद बनाए अभी नहीं बनता होगा जो आय आता है, जो आय आता है हम रखते कहाँ हैं, कौन कौन सी निधि होती है, उसके बारे में देखते हैं। ये आय के स्रोत में यदि हम देखते हैं तो गवर्नमेंट ने टोटल 3 टाइप के निधि बनाए हैं। एक को बोलते हैं संचित निधि, नाम सुना है, और इसकी चर्चा की गई है आर्टिकल 266(1). ठीक है। दूसरा है लोक लेखा समिति। ठीक है। इसकी चर्चा की गई आर्टिकल 266(2) में। ठीक है। तीसरा आकस्मिक निधि, 267 यह है 267 आर्टिकल। इसको बोलते हैं मेन खजाना, मुख्य खजाना हमारा ये है। और ये जो है इसको बोलते हैं आपातकालीन खजाना। कभी कभी क्वेश्चन आएगा कि आपातकालीन खजाना किसे कहा जाता है, तो आपको पता रहना चाहिए कौन है। इसमें पूछेगा कौन से आर्टिकल का है, वो पता होना चाहिए कौन है। अभी क्वेश्चन ये है कि संचित निधि में ये तो इमरजेंसी में खर्चा होगा, संचित निधि में खर्चा होगा, लेकिन खर्चा होगा कैसे, इसका व्यय कैसे होगा। इसके लिए आर्टिकल, सबसे पहली बात जो बजट होता है ना, बजट को बोला गया धन विधेयक। ठीक है। तो उससे पहले, बजट से पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं। इसका जो व्यय है ना, व्यय तब तक नहीं होगा जब तक संसद जो है इसको परमिशन नहीं देता है। इसका व्यय संसद की अनुमति से होगा। ठीक है। संसद की अनुमति से, इसी अनुमति को पालन करने के लिए जो प्रक्रिया होता है उसको बोलते हैं बजटीय प्रक्रिया। ठीक है। कभी क्वेश्चन आता है
बजटीय प्रक्रिया किसे कहते हैं? ऑप्शन रहेगा संसद की अनुमति पे। बिना संसद की अनुमति से एक पैसा उससे खर्च नहीं हो सकता। संसद जब तक क्लियर नहीं करेगा तब तक वो पैसा नहीं आएगा। अब क्लियर कैसे होता है? जब तक बजट बिल पास नहीं करेगा हाँ, जब तक ये बिल पास नहीं होता है तब तक संसद संचित निधि का पैसा खर्चा नहीं हो सकता। ठीक है। अब ये प्रक्रिया होता कैसे? इसके लिए कुछ आर्टिकल दिए गए हैं, जैसे आर्टिकल 110। ये क्या कहलाता है? कौन सा धन विधेयक है, कौन सा नॉर्मल विधेयक है? धन विधेयक कौन डिसाइड करता है? लोकसभा के स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा का जो अध्यक्ष है। भागीदारी कुछ भी नहीं रहता, सिर्फ एक मिनट, ठीक है। इसका मतलब है कि लोकसभा ने क्लियर कर दिया तो राज्यसभा के पास सिर्फ 14 दिन का टाइम रहेगा। वो चाहे तो कुछ सुझाव देके भेज सकेगा, या नहीं भेजा उसको मान लिया जाएगा। उस सुझाव को भी लोकसभा मानने के लिए बाध्य नहीं है। उसको लगेगा हाँ इसमें मानना चाहिए तो मानेगा, नहीं तो नहीं चाहिए। उसकी वजह चला जाएगा राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति भी 14 दिन के अंदर उसको साइन करेगा। आर्टिकल 111, इसमें बोला गया है कि इस पर राष्ट्रपति साइन करेगा। ठीक है। आर्टिकल 112, इसमें जो है इसका परिभाषा दिया गया, संचित निधि का परिभाषा और कितने टाइप का व्यय है, व्यय हम कहाँ कहाँ कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में लिखा गया है। आर्टिकल 113, इसमें अनुमोदन और विनिमय, डिमांड और खर्चा कैसे करेंगे उसके बारे में दिया हुआ है। इसके सहयोग से हमारा संचित निधि का यूज होता है। ठीक है। फोटो अभी हम पढ़ेंगे कि बजट में क्या क्या चेंजेस हुए हैं लेटेस्ट, जो क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। जब बीजेपी की सरकार आई तो बहुत कुछ चेंज हो गया, हम लोग सुने भी होंगे। पहला जो चेंजिंग किया गया, बजट का जो सेशन था 2017-18, पहला चेंजिंग क्या हुआ? इससे पहले जितने भी बजट होते थे ना, वो फरवरी के लास्ट वर्किंग डे में होता था। जितने भी बजट के होते थे आम बजट, वो फरवरी के लास्ट वर्किंग डे होता है, मतलब होता था। 2017-18 से फरवरी के फर्स्ट वर्किंग डे में आम बजट पेश किया जाता है। तो पहला चेंज यही हुआ कि फर्स्ट फरवरी लिख सकते हो, या ऑप्शन में यदि दोनों है फर्स्ट फरवरी या लास्ट वर्किंग डे ऑफ फेब। तो इसमें आपको ये ऑप्शन सही लगेगा। सॉरी, फर्स्ट वर्किंग 1 फरवरी या फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ डे। सपोज 1 फरवरी को संडे है तो ये 31 जैन को नहीं होगा, बल्कि 2 फेब को होगा, या किसी कारण छुट्टी है तो वो 2 फेब को होगा। मतलब फरवरी का जो पहला वर्किंग डे होगा उसी दिन आम बजट पेश किया जाएगा। आम बजट जैसे कि संडे का आएगा तो नहीं करेगा, नहीं करेगा, वो मंडे को फरवरी होता भी। हाँ, वो 2 फरवरी को होगा। 1 फरवरी नहीं होना चाहिए, तो यदि ऑप्शन सिर्फ 1 फरवरी लिखा है तो 1 फरवरी सही होगा। यदि ये दोनों ऑप्शन है तो ये सही होगा। फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फेब, पहले होता था लास्ट वर्किंग डे ऑफ फेब। मतलब कभी कोई सुनता होगा 27 का हो गया, 26 का हो गया, इसका मतलब है कि 27, 28 और 29 को छुट्टी होगा। इस रीजन से उससे पहले जो लास्ट वर्किंग डे है उसमें होता था। ये सबसे बड़ा चेंज हुआ। ऑप्शन दोनों रहेगा, यदि दोनों रहेगा तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसकी है, ये नहीं है तो इसकी है। ठीक है। दूसरा चेंजेस क्या हुआ बताओ? दूसरा चेंजेस जो है रेल बजट को, आम बजट रेल बजट जो है वो मर्ज हो गया किसमें? आम बजट में। इसकी कहानी क्या है? 1924 से पहले, सॉरी 1924 से पहले जो रेल बजट था, आम बजट था, वो एक साथ था। बट एक्वर्थ कमेटी का जो रिपोर्ट आया था उसने 1921 में सुझाव दिया था ये रेलवे का सेपरेट होना चाहिए। क्वेश्चन आता है किस समिति के सुझाव पे? तो एक्वर्थ समिति के सुझाव। अकवर्थ, ठीक है, उसके समिति पे ये
अलग हुआ। 1924 के बजट के बाद से ये दोनों सेपरेट हो गया, बट 17-18 के बजट में ये दोनों मर्ज हो गया। ठीक है। दूसरा, तीसरा जो मतलब धन व्यय का प्रावधान होता था, जो धन व्यय कैसे विभाजन करना, व्यय विभाजन पहले होता था योजनागत और गैर योजनागत। मतलब हमारे योजना में जो जो है उसके लिए फंड अलॉट करना है और गैर योजना है उसमें फंड अलॉट करना है। अभी वो चेंज कर दिया, अभी कर दिया कैपिटल एंड रेवेन्यू, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और क्या चेंज हुआ? और कुछ चेंज हुआ? याद करो। कुछ चेंज नहीं हुआ। चलो, अभी एक चेंजेस किया गया अब भी 2020-21 में, जब बीजेपी मोदी 2.0 आई सरकार, उसने पहला बजट चेंज किया। तो सबसे बड़ा चेंजेस हुआ, पहले बजट मीन्स होता क्या, लेदर का बैग, थैला, चमड़े का थैला, ठीक है, उसको बोलते हैं। लेकिन इसने जो किया वो बैग को सेपरेट कर दिया और उसमें एक लाल कपड़ा मिलाया जिसको बोलता है बही खाता। बही खाता, ये क्वेश्चन भी आएगा। बही खाता किसकी जगह पे आया? लेदर के बैग की जगह पे। ठीक है, लेदर का बैग या सूटकेस जो भी था उसकी जगह पे आ गया बही खाता। ठीक है, ठीक है ना, हिसाब किताब। उसमें जो बजट, हाँ एक सबसे बड़ा क्वेश्चन और इसमें 20-21 में अभी तक का इतिहास का जो सबसे बड़ा बजट आया है लिखित में बजट, वो यही बजट था। इससे पहले जो लास्ट टाइम निर्मला सीतारमण ने दी थी वो सबसे बड़ा था, उसका भी बीट करके ये सबसे बड़ा बजट बना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, सबसे बड़ा बजट। ठीक है। ठीक है, बता दूं, ये सारे क्वेश्चन ध्यान से देख लेना, कोई क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। सबसे बड़ा अभी हम वापस चलते हैं राजस्व कर में। कौन सा? कर वाला में। कर आय, जो पहला पॉइंट था क्या था? कर आय, यही था ना। राजस्व का जो पहला हिस्सा था कर आय, दूसरा था धैर्य कर आय। धैर्य कर आय उधर क्लियर कर दिया था। इसमें दो पॉइंट रहा था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष कर टैक्स और अप्रत्यक्ष। ठीक है, कोई आइडिया प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर के बारे में? इनकम टैक्स जो इनकम टैक्स उसको बोलेंगे प्रत्यक्ष कर, और प्रत्यक्ष कर जो दूसरे के द्वारा वसूला जाएगा किसी दूसरे माध्यम से। प्रत्यक्ष कर का मतलब ये होता है जहाँ पब्लिक डायरेक्ट पे करती है टैक्स। ठीक है, और या प्रश्न किसी के जरिए पे करती है, जैसे जीएसटी है, हम किसी दुकानदार को पैसा देते हैं, दुकानदार आगे देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन आता है प्रत्यक्ष कर में जो कर का आधारित होता है वो किसके आधार पे होता है? प्रत्यक्ष कर कितना होना चाहिए, किसके आधार पे होता है? ये क्वेश्चन एक बार आया था बीपीएससी में, उसका आंसर था लाफर कर या लाफर वर्क, इसके आधार पे डिसाइड होता है प्रत्यक्ष कर। जैसे ये उसने एक दिया था आय का परसेंटेज, और ये आय का वैल्यू कर आय। यदि यहाँ 0% है, यहाँ 30% है, यहाँ 100% है, तो उसने इस तरह से कर बनाया था। ठीक है,
और जो सबसे मैक्स हुआ वो हुआ 30। तो लाफर कर्व के अनुसार बोला गया 30% जो है ये आइडियल कर होता है और ये मैक्स भी होता है प्रत्यक्ष कर में, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए प्रत्यक्ष, और इससे कम भी होना मतलब विकासशील देशों के लिए तो सही नहीं। आगे हम बताएंगे कहाँ क्या होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं लाफर कर्व, ये याद रखना। ठीक है, इसको मिटा दो। बाकी ये कर्व को की 3 पद्धतियां हैं। प्रत्यक्ष कर का जो पूरे वर्ल्ड में मापा गया है 3 पद्धति मापा गया है। ठीक है, पहला है प्रगतिशील, दूसरा है प्रगतिहीन, तीसरा है अनुपात। ठीक है, प्रगतिशील मतलब आय यदि बढ़ गया तो कर भी बढ़ेगा। ठीक है, यदि तुम्हारा इनकम बढ़ा है तो तुम्हारा कर बढ़ेगा। प्रगतिहीन में बोला है आय बढ़ेगा लेकिन कर घटेगा। इसमें बोला गया आय कुछ भी हो, जो आपका कर है परसेंटेज वो फिक्स होगा, इतना % आपको पे करना पड़ेगा। ये 3 पद्धतियां हैं। ये वाला पद्धति जो है विकासशील देश अपनाता है। ठीक है, ये वाला जो है विकसित देश। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस कंडीशन में काला बाजारी का चांसेस ज्यादा होता है, भ्रष्टाचार का। क्यों? यदि वो आय ज्यादा दिखाएगा तो कर भी ज्यादा पे करना पड़ेगा, ये आय ज्यादा दिखाएगा तो कर कम पे करना पड़ेगा, इसका तो फिक्स ही है। अभी क्वेश्चन ये आता है कि भारत में कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? भारत में कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? प्रगतिशील। उसमें पहला ऑप्शन था प्रगतिशील, दूसरा ऑप्शन था प्रगतिहीन, तीसरा था अनुपातिक, चौथा था प्रगतिशील एंड अनुपातिक। तो हो जाएगा सर प्रगतिशील और अनुपातिक हो जाएगा। प्रगतिशील और अनुपातिक। अनुपातिक तो प्रगतिशील मान लिया कि हमारा जो आय का कंस्ट्रक्शन है 2.5 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 7.5 लाख, 7.5 लाख, 10 से 12.5, 15, 15 से ऊपर, उस टाइप का। अनुपातिक कैसे होगा? परसेंटेज है ना सर, टैक्स रहेगा। ठीक से है ना सर, 0 से 5 लाख के बीच। ये एक जो बीच का स्लॉट है वो फिक्स है। यदि हमारा 5 लाख रुपया है तो भी 20% लगेगा, उसमें परसेंट 6 लाख है तो भी 20% लगेगा, 5 लाख, उस कंडीशन वो अनुपातिक है। तो हमारे देश में ये दोनों पद्धति लागू है, ये याद रखना। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, प्रगतिशील देख के विकासशील समझ